आप अगर बीच में ही शेयर को खरीद लेते हो तो शेयर का प्राइस ऊपर जाते जाते आपका प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। क्यों होगा, कैसे होगा? क्योंकि आपने पहले ही पता लगा लिया। अगर इतना भी समझ लोगे ना, बहुत समझ गए आप, 90% लोगों से ज़्यादा समझ गए। ठीक है, तो अगर आपको पहले ही जानना है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर शेयर का प्राइस नीचे आएगा, तो फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस में मास्टरी हासिल करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस को इतना आसान भाषा में सीखेंगे ना, अगर इस वीडियो को कोई 7-8 साल का बच्चा भी देख लेगा ना, तो वो बच्चा भी समझ जाएगा कि आखिर टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। ठीक है, हर एक स्टेप को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस का फ्री कोर्स में आपका मैं स्वागत करता हूं। बहुत ही ध्यान से देखना और समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लेना। टेक्निकल एनालिसिस का दूसरा कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, बात जब शेयर बाजार की आ जाती है ना, तो शेयर बाजार से लोग दो ही तरीकों से पैसा कमा सकता है। पहला, लोग ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकता है। दूसरा, लोग इन्वेस्टिंग करके पैसा कमा सकता है। ये दो ही तरीकों से शेयर बाजार से पैसा कमाया जा सकता है। क्लियर है बात? अब अगर आपको इन्वेस्टिंग से पैसा कमाना है, अगर आप शेयर बाजार में पैसों को इन्वेस्ट करोगे, लंबे समय तक होल्ड करोगे, तो इन्वेस्टिंग से पैसा कमाने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी पड़ती है। यानी कि अगर आप कोई कंपनी के शेयर को खरीदकर उसमें अपने पैसे को सालों साल तक होल्ड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी पड़ती है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी का बिजनेस को चेक करना, कंपनी का सेक्टोरल एनालिसिस करना, कंपनी का मैनेजमेंट को चेक करना, कंपनी का सेल्स को चेक करना, प्रॉफिट को चेक करना, इन सारी चीजों को चेक करना होता है और इसी को बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी का बिजनेस को इसीलिए चेक किया जाता है क्योंकि शेयर बाजार में जब आप इन्वेस्टिंग करते हो तो लंबे समय के लिए पैसा लगाते हो, और लंबे समय के लिए पैसा लगाने के लिए कंपनी का बिजनेस चेक करना बहुत जरूरी होता है। ओके, इसीलिए इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। लेकिन बात जब ट्रेडिंग की आ जाती है ना, तो ट्रेडिंग काफी कम समय के लिए किया जाता है। ट्रेडिंग हो सकता है 1 मिनट के लिए किया जाए, 2 मिनट के लिए किया जाए, या फिर 1 दिन 2 दिन के लिए किया जाता है, या फिर कुछ हफ्तों के लिए किया जाता है, कुछ महीनों के लिए किया जाता है। मोटा मोटी ट्रेडिंग बहुत ही कम समय के लिए किया जाता है, और कम समय के लिए किया जाता है इसीलिए कंपनी का बिजनेस उतना मैटर ही नहीं करता है ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में क्या मैटर करता है? ट्रेडिंग में सबसे बड़ा मैटर करता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि कंपनी का प्राइस को देखकर, कंपनी का चार्ट को देखकर, कंपनी का कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ये अनुमान लगाया जाता है कि शॉर्ट टाइम पीरियड में कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आने वाला है ना। क्योंकि ट्रेडिंग कम समय के लिए किया जाता है, इसीलिए कंपनी का बिजनेस देखने का कोई फायदा नहीं है। कंपनी का प्राइस को देखा जाता है, चार्ट को देखा जाता है, अलग अलग इंडिकेटर को देखा जाता है, और उस बेसिस पर अनुमान लगाया जाता है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आने वाला है। ठीक है, इसी को बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस, और हम आज की इस वीडियो में इसी को हर एक स्टेप को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो ये सारा स्टेप को सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, और आज की इस वीडियो में इन सब के बारे में बहुत ही बारीकी से सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये ट्रेंड का मतलब क्या होता है। उसके बाद समझना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। उसके बाद समझना पड़ेगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है। फिर समझना पड़ेगा कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब क्या होता है। फिर समझना पड़ेगा चार्ट पैटर्न का मतलब क्या होता है। फिर समझना पड़ेगा इंडिकेटर का मतलब क्या होता है। काफी सारा इंडिकेटर होता है, तो उन सब का मतलब क्या होता है। एंड फाइनली समझना पड़ेगा टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है। यानी कि अलग अलग ट्रेडिंग में अलग अलग टाइम फ्रेम को भी यूज किया जाता है, तो टाइम फ्रेम को भी सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो यहां से शुरू करते हैं, धीरे धीरे टाइम फ्रेम तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स आपका हो जाएगा। और अब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड प्यारा सा कमेंट कर देना। पहले समझते हैं कि आखिर ट्रेंड का मतलब क्या होता है। देखिए, ट्रेंड का हिंदी मीनिंग होता है दौड़। यानी कि अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर में टेक्निकल एनालिसिस करते हो, तो उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि उस कंपनी के शेयर में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। यानी कि उस कंपनी के शेयर में अभी कौन सा दौर चल रहा है। इसको ऐसे समझिए कि देखिए, शेयर बाजार में कोई भी कंपनी का शेयर में
तीन ही चीज हो सकता है, ध्यान से समझना। शेयर बाजार में कोई भी कंपनी का शेयर में तीन ही चीज हो सकता है। या तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, या तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे आएगा, या फिर उस कंपनी का शेयर का प्राइस ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, वो एक कंसोलिडेटेड फेस में रहेगा। ये तीन ही चीज हो सकता है ना। आप ध्यान से थोड़ा चिंता करो, कोई भी शेयर में ये तीन ही चीज हो सकता है, या तो शेयर ऊपर जाएगा, या तो शेयर नीचे आएगा, या फिर वो एक जोन में घूमता रहेगा। ठीक है, ये तीन ही चीज हो सकता है। इसीलिए जो शेयर बाजार में ट्रेंड होता है ना, जो दौर होता है ना, वो तीन तरह का होता है। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, एंड तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब अगर कोई कंपनी का शेयर लगातार ऊपर जा रहा हो, उसको बोला जाता है अप ट्रेंड। ठीक है। डाउन ट्रेंड का मतलब अगर कोई कंपनी का शेयर लगातार नीचे जा रहा हो, उसको बोला जाता है डाउन ट्रेंड। और साइडवेज का मतलब अगर कोई कंपनी का शेयर ना ऊपर जा रहा है ढंग से, ना नीचे आ रहा है, वो कंसोलिडेटेड फेस में है, उसको क्या बोला जाएगा? उसको साइडवेज ट्रेंड बोला जाएगा। ठीक है। तो ट्रेंड आपने समझ लिया। ट्रेंड का मतलब उस कंपनी के शेयर में अभी कौन सा दौर चल रहा है। और ट्रेंड तीन तरह का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। क्लियर है बात? उसके बाद अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हमें ट्रेंड पता लगा के क्या होगा, ट्रेंड से हमारा क्या फायदा होगा? भैया बहुत फायदा होता है। मान लीजिए एक ट्रेन है, जो ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रही है। अगर एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रही है और उस ट्रेन के बीच में ही आप बैठ जाते हो, तो आप भी मुंबई तक पहुंच जाओगे। क्यों मुंबई तक पहुंचोगे? क्योंकि आपको उस ट्रेन का रास्ता मालूम था, उस ट्रेन का मतलब रेलगाड़ी का ट्रेंड को पता था कि वो रेलगाड़ी कहाँ तक जाने वाली है, इसीलिए ना आप अपने मंजिल तक पहुंच पाए। उसी तरह जब आपको शेयर बाजार में कंपनी का शेयर का ट्रेंड पता होगा कि उस कंपनी के शेयर में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है या फिर साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड अगर आपको पता होगा ना, तो उस ट्रेंड का बेसिस पर भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। समझ गए ना बात? इसीलिए ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी होता है। अब यहां तक तो आपने ये समझ लिया कि अप ट्रेंड का मतलब शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, उसको बोला जाता है अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का मतलब नीचे आता है, उसको बोला जाता है डाउन ट्रेंड। लेकिन सिर्फ इसको देखकर कंफर्मेशन नहीं होना है। ठीक है। अप ट्रेंड को समझने के लिए, डाउन ट्रेंड को समझने के लिए आपको एक और चीज समझना होगा। ठीक है। पहले समझते हैं अप ट्रेंड को आप कैसे कैसे पहचान सकते हो। तो अगर आपको ये जानना है कि किसी भी कंपनी का शेयर में अप ट्रेंड चल रहा है, उसको अगर आपको कंफर्म करना है, तो उसको आप कैसे कंफर्म कर सकते हो? देखिए, जब भी शेयर, कोई भी शेयर ऊपर जाना होता है, किसी भी कंपनी के शेयर को जब ऊपर जाना होता है, तो वो सीधा तो ऊपर नहीं जाएगा ना। कोई भी कंपनी के शेयर को ऊपर जाना होता है तो वो सीधा तो नहीं जाएगा ना। ऊपर अगर जाएगा भी तो वो ऊपर जाएगा, थोड़ा सा गिरेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा गिरेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा गिरेगा, ऐसे करते करते ऊपर जाएगा ना। ठीक है। तो जब कोई कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, थोड़ा गिरेगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा गिरेगा ना, तो वो अपना हायर हाई हायर लो बनाते जाएगा। यानी कि मान लीजिए ये कंपनी का हाई पॉइंट था, तो इस हाई से भी ऊपर एक हायर हाई पॉइंट बनाएगा। ठीक है। इस हाई से ऊपर एक हायर हाई पॉइंट बनाएगा, इसीलिए हायर हाई पॉइंट इसको बोला जाएगा। और इसको हायर लो पॉइंट बोला जाएगा। हायर लो पॉइंट क्यों बोला जाएगा? क्योंकि पिछले वाला लो से इसने ज्यादा ऊपर बना लिया लो, इसलिए इसको हायर लो पॉइंट बोला जाएगा। ध्यान से समझना, नहीं भी समझ में आएगा ना, वीडियो को आगे आगे देखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर इस पॉइंट को बोला जाएगा हायर हाई। हायर हाई क्यों बोला जाएगा? क्योंकि इस वाला हाई से इसने ज्यादा हाई बना लिया, इसलिए इसको हायर हाई पॉइंट बोला जाएगा। और इसको बोला जाएगा हायर लो। हायर लो क्यों बोला जाएगा? क्योंकि इस वाला लो से इसने ज्यादा ऊपर बना लिया लो, इसलिए इसको हायर लो पॉइंट बोला जाएगा। फिर हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा। अगर कोई कंपनी का शेयर लगातार हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते बनाते ऊपर जा रहा है, तो उस वक्त आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि उस कंपनी का शेयर में अभी अप ट्रेंड चल रहा हो। ठीक है। और अगर आप कंफर्म हो जाते हो कि उस कंपनी के शेयर में अभी अप ट्रेंड चल रहा है, और उस ट्रेंड में आप अगर बीच में ही शेयर को खरीद लेते हो, तो शेयर का प्राइस ऊपर जाते जाते आपका प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। क्यों होगा? कैसे होगा? क्योंकि आपने पहले ही पता लगा लिया कि उस शेयर में अभी अप ट्रेंड चल रहा है। क्लियर है बात? समझा पा रहा हूं मैं? अब तक अच्छा लग रहा है तो अच्छा सा कमेंट कर देना। ठीक है। अब अप ट्रेंड आपने समझ लिया। डाउन ट्रेंड को आप कैसे पहचान सकते हो कि उस कंपनी के शेयर में अभी डाउन ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड को आप कैसे पहचान सकते हो कि वाकई में उस कंपनी के शेयर में अभी डाउन ट्रेंड है? तो उसको भी ऐसे ही समझिए। अगर कोई कंपनी के शेयर को नीचे आना होता है, तो क्या वो सीधा नीचे आएगा?
नहीं ना आएगा, सीधा नीचे। अगर कोई कंपनी के शेयर को नीचे भी आना होगा ना, तो वो नीचे आएगा, थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा, ऐसे करते करते ही ना नीचे जाएगा, डायरेक्ट तो सीधा नीचे नहीं आएगा। तो वो कंपनी का शेयर जब नीचे आएगा ना, तो वो अपना लोअर हाई बनाएगा, फिर लोअर लो बनाएगा। लोअर लो इसलिए बनाएगा क्योंकि वो पिछले वाला लो से भी लो है, इसलिए इसको लोअर लो बोला जाएगा। फिर वो अपना लोअर हाई बनाएगा, फिर लोअर लो बनाएगा, फिर लोअर हाई बनाएगा। तो अगर कोई कंपनी का शेयर लगातार लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना रहा है, तो उस वक्त आपको समझ जाना चाहिए कि उस कंपनी का शेयर में अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। एंड फाइनली क्या है, एक और ट्रेंड बोला जाता है जिसको बोला जाता है साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, साइडवेज कैसे पहचान सकते हो? साइडवेज आप तब पहचान सकते हो जब कोई कंपनी का शेयर एक जोन में ही घूम रहा, एक जोन में घूम रहा हो, यानी कि उस कंपनी का शेयर ना ढंग से ऊपर जा रहा है, उस कंपनी का शेयर ना ढंग से नीचे आ रहा है, वो एक जोन में घूम रहा होगा, तो उस वक्त आपको समझ जाना चाहिए कि उस कंपनी का शेयर अभी साइडवेज ट्रेंड में है। क्लियर है बात। पहले आपने क्या समझा, ट्रेंड तीन तरह का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड को आप कैसे पहचान सकते हो? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते जा रहा हो तो उसको हम समझ सकते हैं कि वो अप ट्रेंड में है। क्लियर है। डाउन ट्रेंड कैसे पहचान सकते हो? अगर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो ऐसे करते करते नीचे जा रहा हो, उसको हम समझ सकते हैं डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। एंड साइडवेज कैसे पहचान पहचान सकते हो? अगर कोई शेयर एक जोन में घूम रहा हो, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, उसको हम समझ सकते हैं वो साइडवेज ट्रेंड में है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो हमने कुछ अच्छे अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वो हमारा एफिलिएट लिंक है, तो वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हो। ठीक है। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आकाश प्रसाद 03 आईडी का नाम है, तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जाके फॉलो करके आओ। तो ट्रेंड तो हमने समझ लिया कि तीन तरह का ट्रेंड होता है, तो चलिए अब हम उसका थोड़ा सा लाइव डेमो भी देख लेते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, इस कंपनी का शेयर भी ऊपर गया है, और ऊपर गया है यानी कि वो अप ट्रेंड में है, लेकिन क्या इस कंपनी का शेयर का प्राइस सीधा ऊपर गया है? द आंसर इज नो, सीधा ऊपर नहीं गया है। आप देखोगे तो पता चलेगा ये ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, ऐसे करते करते ही ऊपर गया है। ठीक है। इसका मतलब ये इसका हायर हाई पॉइंट हो गया, ये इसका हायर लो पॉइंट हो गया, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, ऐसे करते करते ऊपर गया है, यानी कि ये अप ट्रेंड में है। उसी तरह अगर आप डाउन ट्रेंड की बात करोगे तो देखो, इस कंपनी का शेयर भी नीचे गया है, लेकिन क्या सीधा नीचे गया है? द आंसर इज नो। नीचे भी आया है, तो ये पहले नीचे आया है, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया है, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया है, फिर थोड़ा ऊपर गया, करते 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 फाइनली नीचे आया है। ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको डाउन ट्रेंड बोला जाएगा। एंड फाइनली क्या होता है? साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड का मतलब ना ढंग से ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ना ढंग से ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, यानी कि शेयर एक जोन में घूम रहा है, इसी को बोला जाता है साइडवेज ट्रेंड। ठीक है। तीन तरह का ट्रेंड होता है। तो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट। पहला चैप्टर क्या था कि भैया हमें समझना था ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड कितने तरह का होता है, वो हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि आखिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि शेयर बाजार में कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस अगर सेम लेवल पे आने के बाद उस लेवल से बढ़ने लगता है, तो उस लेवल को बोला जाता है सपोर्ट का लेवल। क्या बोला मैंने? शेयर बाजार में कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस बार बार सेम लेवल पे आने के बाद अगर वहां से बढ़ने लगता है, तो उसको बोला जाता है वो सपोर्ट का लेवल है। ठीक है। उसका उल्टा, जब शेयर बाजार में कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस बार बार सेम लेवल पे आने के बाद वहां से गिरने लगता है, तो उस वाला लेवल को बोला जाता है वो रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है। अगर कोई कंपनी का शेयर का प्राइस बार बार सेम लेवल के पे जाने के बाद बढ़ता है, तो उसको बोला जाता है सपोर्ट का लेवल। अगर बार बार सेम लेवल पे आने के बाद गिरता है, उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस का लेवल। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? बार बार सेम लेवल पे जाने के बाद शेयर का प्राइस क्यों बढ़ता है? बार बार सेम लेवल पे जाने के बाद शेयर का प्राइस क्यों गिरता है? इसके पीछे का साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, सपोर्ट वाला लेवल पे ना हमेशा बायर्स ज्यादा रहता है। सपोर्ट वाला लेवल पे हमेशा बायर्स, यानी कि जो शेयर बाजार में खरीदारी करता है, उसका संख्या ज्यादा रहता है। मान लेते हैं ये शेयर, यहाँ पे जब शेयर था उस समय शेयर का भाव था 100 रुपया, और यहाँ पे जब शेयर था उस शेयर पे उस समय उसका भाव था 120 रुपया। ठीक है। तो जब शेयर का प्राइस 100 से 120 गया ना, और वहां से जब गिरने लगा और फिर से 100 लेवल के आसपास आ गया, यहाँ पे 100 वाला लेवल के आसपास आ गया, तो इस वाला पॉइंट पे जो बायर्स था ना,
वो एक्टिव हो जाता है। बायर्स ये सोचता है कि पिछले टाइम भी 100 रुपया के लेवल पे जाने के बाद शेयर का प्राइस बढ़ने लगा था, इस वाला टाइम भी 100 रुपया के आसपास शेयर का प्राइस आया है, तो बायर्स इस वाला पॉइंट पे खरीदारी करने लगता है। और जब काफी ज्यादा बायर्स इस वाला पॉइंट पे खरीदारी करने लगता है तो फिर से शेयर का प्राइस बढ़ते 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 फिर ऊपर चला जाता है, ठीक है। और ऊपर जाते जाते फिर से एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे इससे पहले भी शेयर का प्राइस वहीं से गिरने लगा था। तो जैसे कि यहाँ पे 120 वाला पॉइंट पे गया था, फिर से जब शेयर का प्राइस वही पॉइंट पे जाता है ना, 120 वाला पॉइंट पर जाता है यानी कि प्राइस तक जाता है, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाता है। यानी कि शेयर बाजार में जो बिकवाली करता है, शेयर को सेल करता है, सेलर्स एक्टिव हो जाता है। और सेलर ये सोचता है कि पहले भी 120 वाला लेवल पे जब शेयर का प्राइस आया था तो वहीं से गिरने लगा था, फिर से 120 वाला लेवल पे शेयर का प्राइस आया है, तो यहाँ पे सेलर्स फिर यहाँ पे सेल करना शुरू करता है। और जब सेल करेगा तो जाहिर सी बात है शेयर का प्राइस गिरेगा, और ऐसे ही ये कारनामा चलते रहता है। यानी कि सपोर्ट वाला लेवल पे हमेशा बायर की संख्या ज्यादा रहती है और रेजिस्टेंस वाला लेवल पे हमेशा सेलर्स की संख्या ज्यादा रहती है, ठीक है। सपोर्ट का मतलब जहां से शेयर का प्राइस बार बार बढ़ता है उसको बोला जाता है सपोर्ट का लेवल। रेजिस्टेंस का मतलब जहां से शेयर का प्राइस बार बार गिरता है उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस का लेवल। अब ट्रेडिंग में आप इसका कैसे फायदा उठा सकते हो? ट्रेडिंग में आप इसका ऐसे फायदा उठा सकते हो, मान लेते हैं आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब शेयर का प्राइस अपना सपोर्ट वाला लेवल पे आ गया। अब अगर आप सपोर्ट वाला लेवल पे खरीदते हो ना, तो आपको पता है सपोर्ट वाला लेवल पे आते ही शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है। तो जैसे ही आप सपोर्ट वाला लेवल पे खरीदोगे और शेयर का प्राइस वहां से बढ़ने लगेगा, तो ऊपर जाते जाते आप प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हो तो जैसे ही रेजिस्टेंस वाला लेवल पे जाएगा तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दोगे, और रेजिस्टेंस वाला लेवल पे जाने के बाद शेयर का प्राइस गिरता है, तो जैसे ही आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दोगे शेयर का प्राइस गिरेगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत जरूरी होता है टेक्निकल एनालिसिस में, ओके। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लिया, अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। ये देखो जी, ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल है जो कि मार्केट में इस तरीके का दिखेगा। देखिए शेयर का प्राइस बार बार इस लेवल पे गया, उसके बाद गिरने लगा। एक सेकंड में इसका कलर को चेंज कर देता हूं। देखिए शेयर का प्राइस गया, फिर गिरने लगा, फिर गया, फिर गिरने लगा, फिर गया, फिर गिरने लगा, फिर गया, देखिए गिरने लगा, ठीक है। बार बार सेम लेवल पे जाने के बाद शेयर का प्राइस अगर गिरता है तो उस वाला पॉइंट को बोला जाएगा ये रेजिस्टेंस का लेवल है। क्या बोला जाएगा? ये रेजिस्टेंस का लेवल है। और देखिए शेयर का प्राइस बार बार इस वाला पॉइंट पे आने के बाद बढ़ रहा है ना, तो उस वाला पॉइंट को बोला जाएगा ये सपोर्ट का लेवल है। ये पूरा एक्यूरेट नहीं होता है, अगर आप सोचोगे कि पूरा एक्यूरेट होगा, यहाँ पे देखिए ये निकल गया है, हमेशा पूरा एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन बार बार देखिए इस वाला लेवल पे जाने के बाद शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, तो इसको बोला जाएगा सपोर्ट वाला लेवल, ठीक है। तो सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, आपने समझ लिया। तो तीसरा चैप्टर क्या है हमारा? तीसरा है, हमने समझ लिया सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि आखिर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है कि देखिए ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और आउट का मतलब क्या होता है? आउट का मतलब होता है बाहर या फिर ऊपर, ठीक है। तो अब अगर आप ये दोनों वर्ड को जोड़ दोगे तो आंसर क्या निकल रहा है? ब्रेक का मतलब तोड़ना, आउट का मतलब ऊपर। यानी कि इससे हमें ये समझ में आया कि ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि शेयर बाजार में जब कोई शेयर किसी भी लेवल को तोड़ के ऊपर जाता है तो उसको बोला जाएगा ब्रेकआउट। ठीक उसका उल्टा ब्रेक डाउन का मतलब ये होता है, ब्रेक का मतलब तोड़ना, डाउन का मतलब नीचे। यानी कि इससे हमें ये समझ में आया, ब्रेक डाउन का मतलब ये हुआ कि जब शेयर बाजार में कोई भी शेयर किसी लेवल को तोड़ने के बाद वहां से नीचे जाता है, यानी कि डाउन हो जाता है, उसको बोला जाएगा ब्रेक डाउन। नहीं समझे बात? देखिए सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने समझा था ना, तो इस लेवल को क्या बोला जाएगा? इस लेवल को बोला जाएगा सपोर्ट का लेवल, यानी कि यहाँ से शेयर का प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है। और इस लेवल को क्या बोला जाएगा? इस लेवल को बोला जाएगा रेजिस्टेंस का लेवल, यानी कि यहाँ से शेयर का प्राइस बार बार नीचे आ रहा है, इसको बोला जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल, ठीक है। ये रहा सपोर्ट, ये रहा रेजिस्टेंस। अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी का शेयर का प्राइस अपना रेजिस्टेंस लेवल को, ये क्या है? ये रेजिस्टेंस वाला लेवल है, यहां से तो शेयर का प्राइस गिरना चाहिए, लेकिन ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी का शेयर का प्राइस अपना रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर वहां से ऊपर चले जाती है, तो उसको बोला जाता है ब्रेकआउट। यानी कि वो ब्रेक करके, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो इसको बोला जाएगा ब्रेक आउट, BO, यानी कि ब्रेक आउट।
ठीक उसी तरह जब कोई कंपनी का शेयर का प्राइस अपना सपोर्ट वाला लेवल पे आती है, और जब सपोर्ट वाला लेवल पे आती है तो जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि सपोर्ट वाला लेवल पे आने के बाद शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन जब कोई कंपनी का शेयर का प्राइस अपना सपोर्ट लेवल को तोड़ के वहां से नीचे आती है तो उसको बोला जाएगा ब्रेक डाउन, BD, ब्रेक डाउन। कुछ समझ में आया? हमेशा तो ऐसे नहीं चलेगा ना शेयर का कारनामा कि रेजिस्टेंस में जाएगा गिरेगा, सपोर्ट में जाएगा बढ़ेगा, हमेशा तो ऐसे नहीं चलेगा ना कभी शेयर का प्राइस तो ऊपर जाएगा ना। हमेशा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस खेला नहीं होगा ना कभी तो ऊपर जाएगा। तो जब रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर जाएगा उसको बोला जाएगा ब्रेकआउट, और जब सपोर्ट वाला लेवल के तोड़कर जब शेयर का प्राइस नीचे आता है उसको बोला जाता है ब्रेक डाउन। अब ध्यान से समझना, मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया था कि रेजिस्टेंस वाले लेवल पे हमेशा सेलर्स की संख्या ज्यादा रहती है। मैंने आपको बोला था ना रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पे सेलर्स की संख्या ज्यादा रहती है, यहां से हर कोई बिकवाली करता है। और सपोर्ट वाले पॉइंट पे बायर्स की संख्या ज्यादा रहती है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था, ठीक है ना। बायर्स की संख्या ज्यादा रहती है इसीलिए इस वाला पॉइंट से शेयर का प्राइस बढ़ता है, इतना तो आपको समझाया था। अब देखिए, जब भी कोई कंपनी का शेयर में या फिर कोई भी चार्ट में ब्रेकआउट आ जाता है ना, यानी कि शेयर का प्राइस अपना रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देती है ना, उसके बाद यहाँ पे सेलर की संख्या होती है ना, अगर ब्रेकआउट आ गया तो इस वाला पॉइंट पे फिर से बायर की संख्या बढ़ जाती है। हाँ जी, इतना दिन तो रेजिस्टेंस वाला लेवल पे सेलर की संख्या ज्यादा थी, लेकिन अगर कभी रेजिस्टेंस लेवल टूट जाती है ना तो फिर से यहाँ पे बायर की संख्या बढ़ जाती है। क्यों बायर की संख्या बढ़ती है, इसके पीछे का साइकोलॉजी ये रहता है कि यहाँ पे लोगों को लग रहा था कि जब जब इस पॉइंट पे जाता था तो शेयर का प्राइस गिर जाता था, यानी कि सेलर की संख्या ज्यादा था। लेकिन अगर कभी रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है तो इस वाला पॉइंट पे लोगों को लगने लगता है कि अरे भाई इतना दिन से यहाँ पे गिरने लगा था, अब यहाँ पे ब्रेक हो गया, यानी कि जरूर कंपनी में आने वाले समय में कुछ अच्छा ऑर्डर मिलेगा, कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा लोग फिर से खरीदारी करने लगता है। और खरीदारी करने लगता है इसलिए ब्रेकआउट के बाद शेयर का प्राइस काफी ऊपर तक चला जाता है। ठीक उसका उल्टा, जब कोई कंपनी का शेयर का प्राइस अपना सपोर्ट वाला लेवल को तोड़ती है तो सपोर्ट वाला लेवल पे बायर तो रहती है, लेकिन जब सपोर्ट वाला लेवल टूट जाती है ना तो इस वाला पॉइंट पे फिर से सेलर की संख्या बढ़ जाती है। सेलर की संख्या इसीलिए बढ़ती है क्योंकि इतना दिन तो इस वाला लेवल पे हमेशा जब शेयर का प्राइस आता था तो बढ़ जाता था, लेकिन इस बार आया लेकिन नीचे तो गिर गया, तो इस वाला पॉइंट पे सबको लगता है कि भाई यहाँ पे जरूर कंपनी का आने वाले समय में कुछ खराब दिन आने वाला है, इसलिए इस बार इस वाला सपोर्ट वाला लेवल टूट गया, इसलिए यहाँ पे सेलर की संख्या बढ़ जाती है। और सेलर सेल करेगा तो भैया जब ब्रेकडाउन आता है तो शेयर का प्राइस काफी ज्यादा गिर जाता है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, जब भी कोई कंपनी का शेयर में ब्रेकआउट आता है तो शेयर का प्राइस काफी तेजी से भागता है, और जब भी कोई कंपनी के शेयर में ब्रेक डाउन आता है तो शेयर का प्राइस काफी तेजी से गिरता है। ओके, क्लियर है बात? अगर आपको समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बोल दो कि हाँ आकाश भाई समझ में आ रहा है। तो अब हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक गुड न्यूज देना चाहूंगा। गुड न्यूज ये है कि अगर आप भी घर बैठे बिल्कुल फ्री में स्विंग ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो तो हमने अपने चैनल पर स्विंग ट्रेडिंग का फ्री कोर्स अपलोड किया है। उस फ्री कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट वाला सेक्शन में जाओगे, स्विंग ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट में जाओगे, हर एक वीडियो को देख लोगे तो आप भी स्विंग ट्रेडिंग करना सीख जाओगे और लगातार पैसा भी कमा सकते हो, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, बाद में देख सकते हो। ओके, अब ब्रेकआउट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो शेयर है ये एक जोन में घूम रहा था। देखिए, ये था सपोर्ट वाला लेवल और ये था रेजिस्टेंस वाला लेवल, ठीक है। सपोर्ट वाला लेवल पे शेयर का प्राइस बार बार बढ़ता है, यहाँ पे देखो सपोर्ट वाला लेवल पे बार बार बढ़ रहा था ना, ठीक है। और रेजिस्टेंस वाला लेवल पे शेयर का प्राइस देखो बार बार गिर रहा था, ठीक है ना। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही शेयर का प्राइस घूम रहा था। उसके बाद देखो ये शेयर ने अपना रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, और जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया देखो शेयर का प्राइस कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है ना। ये था सपोर्ट, ये था रेजिस्टेंस। उसके बाद इस कंपनी ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद देखो शेयर का प्राइस कहां से कहां चला गया। जब भी कोई शेयर में ब्रेकआउट आता है तो वहां पे बायर की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि हर कोई वहां पे खरीदारी करने वाला लोग वहां पे काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है। लेकिन ऐसा बार बार हमेशा नहीं होता है। देखो, जो भी चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड हो, वो सब सीखना सही है, लेकिन बार बार वैसा ही होगा, एक्यूरेट होगा, इसका भी उम्मीद मत करना,
ठीक है। ट्रेडिंग या फिर शेयर मार्केट में कुछ भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है। हाँ, आप अनुमान लगा सकते हो कि इसके बाद क्या होना है, लेकिन बार बार वैसा ही होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ब्रेकआउट आने के बाद वहां से शेयर का प्राइस बढ़ने तो लगता है, लेकिन बार बार ऐसा होगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे ब्रेकडाउन को देख सकते हो। देखो जी, ये था शेयर का रेजिस्टेंस लेवल, ये था सपोर्ट का लेवल, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल, ये सपोर्ट का लेवल। उसके बाद जैसे ही इस शेयर का सपोर्ट वाला लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद देखो शेयर का प्राइस कितना तेजी से गिर गया, ठीक है। यानी कि सपोर्ट वाला लेवल ब्रेक होते ही यहाँ पे सेलर की संख्या बढ़ जाती है, और सेलर की संख्या बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस गिरेगा ही ना। यहाँ पे आप लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा चैप्टर क्लियर हो गया? हमारा यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि भैया ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। अब समझते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न का थोड़ा सा बेसिक को। तो अभी हम कैंडलस्टिक पैटर्न का बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को पूरा सिखाने जाऊँ तो 2-4 घंटा भी कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे से कैंडलस्टिक पैटर्न को पूरा समझना चाहते हो आसान भाषा में, तो नीचे कॉमेंट करके बता देना। अगर काफ़ी ज़्यादा लोगों का कॉमेंट आया ना, तो कैंडलस्टिक पैटर्न का फ्री में कोर्स ही अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब पर, ओके। अब ध्यान से समझना, जब भी आप कोई भी कंपनी के चार्ट को ओपन करोगे ना, तो आप 2 तरह का कैंडल देखोगे। पहला देखोगे एक लाल कलर का कैंडल, दूसरा देखोगे एक ग्रीन कलर का कैंडल। यानी कि एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल देखोगे, ठीक है। तो ये जो रेड कैंडल है ना, इसको बोला जाता है बियरिश कैंडल, और ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसको बोला जाता है बुलिश कैंडल, ठीक है। लाल को बोला जाएगा बियरिश कैंडल, ग्रीन को बोला जाता है बुलिश कैंडल, ओके। इसको याद रखना थोड़ा सा जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको बताया। अब ये जो लाल कैंडल आप देख रहे हो, इसका जो यहां से यहां तक पॉइंट देख रहे हो ना, यहां से यहां तक पॉइंट देख रहे हो, इसको बोला जाएगा बॉडी। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इस कैंडल का बॉडी, ठीक है। और ये जो ये लाइन देख रहे हो, पतला सा लाइन देख रहे हो, इसको बोला जाता है विक। कोई कोई इसको शैडो भी बोलता है, ठीक है। ये पूरा लाल को बोला जाता है बॉडी, और इसको बोला जाता है, पतला सा जो लाइन गया है उसको, इसको बोला जाता है विक, या फिर कोई कोई इसको शैडो भी बोलता है, ठीक है। सेम उसी तरह ये जो ग्रीन 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 देख रहे हो, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा बॉडी, ओके। और ये जो पतला सा डंडी देख रहे हो, इसको बोला जाएगा विक या फिर शैडो। क्लियर है बात? अब देखिए, ये लाल कलर का कैंडल हमें क्या दर्शा रहा है? ये लाल कलर का कैंडल हमें ये दर्शा रहा है कि ये जो कैंडल है, ये ओपन हुआ था इस पॉइंट से और क्लोज हुआ है इस पॉइंट में। बियरिश यानी कि मार्केट जब गिरता है उसको ही बोला जाता है ना बियरिश। तो लाल कलर का कैंडल है, यानी कि जरूर ये गिरा होगा। तो देखिए, यहाँ से शुरू हुआ ये है ओपन प्राइस, और यहाँ खत्म हुआ ये है क्लोज प्राइस, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म तो हुआ, लेकिन इसने जो हाई लगाया था वो यहाँ तक हाई लगाया था, और इसने जो लो लगाया था वो यहाँ तक लो लगाया था। इसलिए ये पॉइंट हो जाएगा इसका लो पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा उसका हाई पॉइंट, और ये इसका ओपन पॉइंट, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे क्लोज हो गया, इसीलिए इसको बोला जाएगा क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। मुझे पता है आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी वीडियो को आगे आगे देखो, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। एक दिन में सोचोगे कि सब कुछ समझ जाओगे, भैया पॉसिबल ही नहीं है। मैं खुद सालों से सीख रहा हूँ, आज भी मैं दिन रात एक करके सीखता हूँ, ठीक है। तो ट्रेडिंग, शेयर मार्केट ऐसा फील्ड नहीं है मेरे भाई कि आप चाहोगे एक ही दिन में सब वीडियो को देखो, सब कुछ सीख लोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया का कोई भी काम इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो जो समझा रहा हूँ धीरे धीरे समझो, फ्री में सिखा रहा हूँ। लोग ये सारा चीज सिखाने के लिए भी काफी ज्यादा पैसा लेता है, ठीक है। फ्री में सिखा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, ओके। उसी तरह ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल का मतलब बुलिश कैंडल, और बुलिश का मतलब जरूर शेयर का प्राइस ऊपर गया होगा, इसीलिए उसको बुलिश बोला जाता है, इसलिए ग्रीन है, ओके। अब देखिए, ये ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब ये इसका ओपन प्राइस है यहाँ पे, और इसका क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे। ऊपर गया है तो इसका ओपन प्राइस ये होगा, और क्लोजिंग प्राइस ये होगा, ठीक है। ओपन और क्लोजिंग आपने समझ लिया। लेकिन ये इस कैंडल ने यहाँ तक लो लगाया था, इस लेवल तक लो लगाया था, इसलिए इसका वीक यहाँ तक गया है, और इस कैंडल ने यहाँ तक हाई लगाया था, इसलिए इसका जो वीक है देखो यहाँ तक गया था, ठीक है। ये ग्रीन कलर का ये बॉडी है, ये दोनों वीक है, ये इसका ओपन प्राइस है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। इस कैंडल ने यहाँ तक हाई लगाया था, और इस कैंडल ने यहाँ तक लो लगाया था। इतना आपने समझ लिया भाई, आपने बहुत कुछ समझ लिया। अगर जो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न में आप रिपीट करके देख लेना, अगर आप इतना भी समझ जाओगे ना कि क्या बॉडी है, क्या वीक है, क्या क्लोजिंग प्राइस है, क्या हाईएस्ट प्राइस है, सॉरी ओपनिंग प्राइस है, अगर इतना भी समझ लोगे ना, बहुत समझ गए आप, 90% लोगों से ज्यादा समझ गए, ठीक है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न इतना ही आज की इस वीडियो में। बाकी अगर आपको फुल कोर्स देखना है तो नीचे कमेंट करके बता देना।
तो कैंडल स्टिक पैटर्न भी हमने समझ लिया, ठीक है। अब समझते हैं चार्ट पैटर्न आखिर क्या होता है और ये मार्केट में कैसे काम करता है, ठीक है। चार्ट पैटर्न को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, चार्ट पैटर्न बहुत सारे तरह का होता है, हर तरह का अगर कवर करूंगा तो ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो चार्ट पैटर्न के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बता देना, ठीक है। अभी जो मेन कुछ चार्ट पैटर्न है उसको अब समझाता हूं आपको। देखो, एक होता है डबल टेप पैटर्न, यानी कि इस डबल टेप पैटर्न में ना एक एम जैसा शेयर में चार्ट बनता है, और जब एम पैटर्न यानी कि डबल टेप पैटर्न बनता है ना, तो वहां से शेयर का प्राइस गिरने का चांसेस रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एम के जैसा पैटर्न बनाना, और जैसे ही एम के जैसा पैटर्न बना उसके बाद शेयर का प्राइस गिर गया, ठीक है। वो उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो, एम पैटर्न बना उसके बाद शेयर का प्राइस गिर गया। एक होता है डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न में क्या होता है कि शेयर का प्राइस डब्लू के जैसा एक पैटर्न बनाता है, और जैसे ही डब्लू का जैसा पैटर्न बनाता है उसके बाद उस वाला पॉइंट से शेयर का प्राइस बढ़ने का काफी ज्यादा चांसेस रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डब्लू के जैसा पैटर्न बनाया, उसके बाद देखो शेयर का प्राइस काफी ऊपर गया। हर बार ऐसा नहीं होता है लेकिन मैक्सिमम टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है ट्रिपल टॉप पैटर्न, यानी कि यहाँ पे 3 बार एम की जैसा बनता है। यहाँ पे देखो 3 बार बना, उसके बाद शेयर का प्राइस गिरने का काफी ज्यादा चांसेस रहता है। यहाँ पे देखो शेयर का प्राइस ट्रिपल टॉप जैसा बना, उसके बाद शेयर का प्राइस गिर गया, ठीक है। उसके बाद होता है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। तो यहाँ पे डब्लू के जैसा 3 बार होता है, यहाँ पे देखो डब्लू के जैसा 3 बार हुआ, उसके बाद शेयर का प्राइस बढ़ गया। यहाँ पे आप लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हो, डब्लू के जैसा 3 बार बना, उसके बाद शेयर का प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ना हमारे शेयर बाजार में बहुत सारा चार्ट पैटर्न भी होता है। तो इन चार्ट पैटर्न को भी आपको समझना पड़ता है ट्रेडिंग करने के लिए। चार्ट पैटर्न का कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो, नीचे कमेंट करके यस बोल देना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, ओके। अब उसके बाद हमें समझना है इंडिकेटर को। यहाँ पे हमारा कितना चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमने समझ लिया चार्ट पैटर्न को भी, अब समझेंगे इंडिकेटर को। तो देखिए, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे समझिए कि वेदर रिपोर्ट आप समझते हो। वेदर रिपोर्ट में बोलता है ना कि कल बारिश आने वाली है, या फिर कल धूप होने वाला है, होता है ना वेदर रिपोर्ट। लेकिन क्या हर बार वेदर रिपोर्ट सही जाता है? नहीं जाता है। अगर वेदर रिपोर्ट में बोला कि कल बारिश आने वाली है, तो क्या 100% कल बारिश ही आएगी? इसका कोई गारंटी नहीं है। सेम उसी तरह शेयर बाजार में ना ट्रेडिंग करने के लिए काफी सारा इंडिकेटर होता है, और इंडिकेटर के थ्रू से हम ये इंडिकेट कर सकते हैं, यानी कि ये अनुमान लगा सकते हैं कि शेयर का प्राइस में आने वाले समय में कौन सा मूवमेंट आने वाला है। बहुत सारा इंडिकेटर होता है, और ये इंडिकेटर को आप सॉफ्टवेयर हिसाब से भी सोच सकते हो कि आप चार्ट में उन इंडिकेटर को लगाओगे तो वो इंडिकेटर आपको बताएगा कि आने वाले समय में शेयर में कौन सा मूवमेंट आने वाला है। जिस तरह वेदर रिपोर्ट हमें बताता है ना कि आने वाले समय में कैसा मौसम रहेगा, उसी तरह इंडिकेटर हमें बताता है ट्रेडिंग में कि आने वाले समय में शेयर में कैसा मूवमेंट आने वाला है। लेकिन हर बार कोई भी इंडिकेटर सही नहीं जाता है, 100% एक्यूरेसी कहीं भी मत समझना, ओके। तो काफी सारा इंडिकेटर भी होता है शेयर बाजार में, और उन इंडिकेटर को भी आपको समझना पड़ता है, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडिकेटर है वॉल्यूम का, ठीक है। उसके बाद है आरएसआई का, उसके बाद है मूविंग एवरेज का, उसके बाद है एमएससीडी का। बहुत सारा इंडिकेटर होता है। इन इंडिकेटर को एक एक को आपको समझना पड़ेगा, समय दे दे करके एक एक को समझना पड़ेगा, चार्ट में लगाना पड़ेगा, और इन इंडिकेटर का क्या क्या रोल है, क्या बताने की कोशिश करता है, उन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा हम स्विंग ट्रेडिंग का बीच बीच में वीडियो लाते रहते हैं, और इन इंडिकेटर का क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज है, कैसे हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इन इंडिकेटर को लगा कर हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इंडिकेटर को भी हमने बेसिक समझ लिया। उसके बाद फाइनली क्या है, हमारा कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, हमने इंडिकेटर को भी समझ लिया। एंड फाइनली टाइम फ्रेम को समझते हैं। देखिए, ये जो कैंडल होता है ना, हमने अभी कैंडल को समझाना, ये कैंडल अलग अलग टाइम का होता है। अगर आप इन कैंडल को 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो, 1 घंटे के भी टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो, 1 साल का टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो, ठीक है। ये जो कैंडल है अलग अलग टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो। तो आखिर कौन सा ट्रेडिंग में कौन सा टाइम फ्रेम यूज किया जाता है, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए, शेयर बाजार में बहुत सारे तरह का ट्रेडिंग होता है, तो जिसमें से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है। तो जनरली स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में 1 मिनट और 5 मिनट का कैंडल को ज्यादा यूज किया जाता है,
ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप कौन सा यूज करते हो आपके हिसाब से है, लेकिन जो मैक्सिमम यूज होता है उसके बेसिस पर ही बात करेंगे। तो जनरली स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बहुत ही कम समय के लिए किया जाता है, इसलिए 1 मिनट और 5 मिनट के कैंडल में ही किया जाता है। दूसरा, इंट्राडे ट्रेडिंग एक दिन के अंदर किया जाता है, इसीलिए 5 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट के कैंडल में किया जाता है, यानी कि एनालिसिस किया जाता है। और स्विंग ट्रेडिंग 2-4 दिन, एक हफ्ता, एक महीना के लिए किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे 4 आवर और मैक्सिमम 1 डे का कैंडल में एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? आज का वीडियो में हमने सीखा कि भैया टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, वो हमने सीखा। टेक्निकल एनालिसिस को पूरा समझने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है वो भी हमने सीखा। सबसे पहले सीखा ट्रेंड क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे मार्केट में काम करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों जरूरी होता है मार्केट में सीखा। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न का बेसिक सीखा। चार्ट पैटर्न क्या होता है, कितने तरह का होता है सीखा। इंडिकेटर क्या होता है, इसका क्या क्या काम होता है सीखा। टाइम फ्रेम किसमें कितना लगाया जाता है, सब कुछ सीख लिया। मोटा मोटी बेसिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला होगा ना भाई, कमेंट कर देना। ऐसा वीडियो बनाने के लिए मेहनत भी बहुत लगता है, और ऐसा वीडियो लोग फ्री में भी नहीं बनाता है। बहुत कम लोग ही है जो इतना डिटेल में फ्री में वीडियो बनाता होगा। ठीक है, तो कमेंट कर देना, 4 लोगों को शेयर कर देना जिसको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ वैल्यू मिल जाए। ठीक है, शेयर कर देना। एंड मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ट्रेडिंग को सीखो, पैसा कमाओ, और ट्रेडिंग में पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले लेना। जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता है ट्रेडिंग में, तब तक आप ट्रेडिंग में पैसा मत लगाना। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा रिस्की होता है, और ट्रेडिंग को फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देखो। ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख जाओगे। ठीक है, और ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत है, तो डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।